कहानी शुरू होती है। हजारों सालों से यहूदी धर्म में एक रिवाज चलती आ रही है, जिस रिवाज को कहा जाता है विजिल। उस रिवाज में एक शख्स मरे हुए शख्स को उतनी देर तक गाड़ देते हैं जब तक उसे दफना ना दिया जाए। जो शख्स गाड़ देते हैं उसे कहते हैं शोमार। गाड़ इसीलिए दिया जाता है ताकि वो मरे हुए इंसान के शरीर में कोई दूसरे बुरी शक्ति आके घुस ना जाए। लेकिन कैसा होगा अगर कोई बुरी शक्ति आके शोमार को ही आक्रमण करने की कोशिश करे, तो ये कितनी खतरनाक बात हो जाती है। याकूब एक आम लड़का है। उसके पास परिवार के नाम पे कोई नहीं है। डिप्रेशन की बीमारी से वो हर रोज ही दवाई लेते हैं। उस दिन याकूब अपनी दोस्तों के साथ एक घर में पार्टी दे रहे थे। बातें बहुत देर तक चलती रही और आखिर में याकूब के ऊपर बात आती है। उसके दोस्त लेन ने कहा, क्या तुम्हें कोई जॉब मिली? तुमने जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे, याकूब कहा, उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। फिर काफी देर तक बातचीत चलती रही इन दोस्तों के साथ, लेकिन आखिर में सभी लोग चले जाते हैं। जाने से पहले वो सारा नाम की लड़की याकूब की फोन नंबर ले जाती है, क्योंकि याकूब इससे पहले किसी के साथ भी रिश्ते में नहीं आए थे। इतने में याकूब तभी खिड़की से नीचे देखा तो कोई शख्स खड़े हुए हैं जिसे वो जानता है पहले से ही। नीचे तभी वो अपनी दोस्त लेन के साथ आते ही वो शख्स याकूब को कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस शख्स का नाम था शुलेम। फिर वो दोनों चलते चलते बातें करते रहे। शुलेम यहाँ पे याकूब को एक काम देने आए हैं। याकूब दरअसल वही शख्स है जो शोमार है, लेकिन याकूब ये काम पहले करते थे। फिलहाल वो ये सब काम नहीं करते, लेकिन बात जब भी आती है रकम की, याकूब राजी हो जाते हैं। फिर शुलेम तभी याकूब को लेके उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे शख्स मारा गया। उस शख्स की उम्र लगभग 80 के ऊपर ही हो गया था। अपनी पत्नी को घर में छोड़ के चला गया, जिसका नाम मिसेस लिथवाक। मिसेस लिथवाक पहले तो नौजवान याकूब को देख के यकीन ही नहीं करते कि ये आज रात के लिए शोमार के काम करेगा। वो सीधे मना करके ऊपर चली गई, लेकिन शुलेम अच्छी तरीके से जानते थे याकूब ये काम कर लेगा, क्योंकि जो पहले ये काम करते थे शुलेम के लिए, वो आज के दिन ही बिल्कुल बिना बताए ये काम छोड़ के चले गए। याकूब देखा इसी घर के अंदर खिड़की के पास एक बिस्तर के ऊपर लाश को सफेद चद्दर में ढका गया। उस शख्स का नाम था रूबिन लिथवाक। सब कुछ सेटल होने के बाद यहाँ पे शुलेम याकूब को कहा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ती है इसी रात के अंदर तो मैं सड़क के उस पार ही उस बिल्डिंग में रहता हूँ। शुलेम चला गया। बात यह है कि याकूब को 5-6 घंटे उसी लाश के साथ इसी घर में रहना होगा, ताकि कोई बुरी शक्ति, आत्मा या फिर भूत प्रेत उस लाश को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। ये घर पूरी तरीके से खाली है। सिर्फ ऊपर वो बूढ़ी औरत मिसेस लिथवाक है। पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है। पहले 2-4 मिनट तो याकूब ये पूरे ही ग्राउंड फ्लोर को घूम के देखने लगे और आखिर में एक चेयर के ऊपर बैठ के अपने कान में हेडफोन डाल के गाने सुनने लगे। याकूब अपनी मोबाइल में गाने सुन रहे थे, लेकिन फिर भी उसे दूसरी मंजिल से किसी की चलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि इतनी जोर से कौन आवाजें कर रहे हैं। इसके बाद याकूब उस चेयर से उठ के दूसरे चेयर के ऊपर बैठ के नजर बार बार सीढ़ी की उस अंधेरे की ओर चले जा रहे थे, क्योंकि इस घर को पूरी तरीके से रोशनी से उजाला नहीं किया गया था और वो जो काम करने यहाँ पे आया है वो भूत प्रेतों के साथ ही जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी याकूब उस घर के अंदर अकेले बैठे थे। उसके मन में और उसके दिल में घबराहट होने लगी, क्योंकि वो पहले से ही डिप्रेशन की दवाई लेते थे। थोड़ी सी चिंता होने की वजह से वो घबरा जाते हैं। इतने में याकूब अपने सर में उंगली रख के सोच रहे थे, तभी किचन से किसी की सांस लेने की आवाजें आ रही थी। वो अपनी नजर को फैलाते ही देखी किचन पूरी तरीके से अंधेरे में ढकी हुई है। अपनी मन में उत्सुकता होने की वजह से मोबाइल की फ्लैश लाइट जला के देखा तो चेयर टेबल सभी कुछ खाली है। 2-4 बार आवाजें भी लगाई कौन है वहां पे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद याकूब दोबारा आके सोफे के ऊपर बैठ गए। एक बार लाश के ऊपर नजर देके कुछ देर के लिए वो आंखें बंद करते ही नींद में ढल गए। लेकिन याकूब नींद में एक बुरी सपना देखा। वो सपना उसी के साथ जुड़े हुए हैं। एक रोज वो और उसके छोटे भाई रास्ते के ऊपर चल रहे थे और वो रात के समय थी और सामने से कुछ छोकरे पोकरे
टुकड़े आके उसके भाई को लेके मजाक उड़ाते हुए दूर फेंकते ही एक गाड़ी के साथ टक्कर लग के उसके भाई की मौत हो गई। लेकिन उस रात को याकूब कुछ नहीं कर पाए थे, वो डर के पीछे हट गए थे और इसी चीज की गम वो आज भी उठाते आए हैं। ये सपना देखते ही वो नींद से जग जाता है और उसी टाइम पे याकूब की हाथ में टॉन पड़ता है। क्रैकिंग जैसे बोन जैसे टूटने लगे और एक सेकंड के लिए उसके हाथ पैरालाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही वो ठीक हो गया। इस तरीके की हालत उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। फिर याकूब के मोबाइल में सारा की मैसेज आता है और उसी मैसेज के जरिए याकूब सारा के साथ बातें करने लगे। कुछ देर तक वो दोनों बातें कर रहे थे और उसी टाइम पे इस घर के लैंप फ्लिकरिंग करने लगे। याकूब चौंक जाता है लेकिन वो कुछ समझता नहीं। आखिर में उठ के एक लैंप के अंदर हाथ डालते ही वो बल्ब फूट गया और उसके बाद याकूब की मोबाइल में किसी अननोन नंबर से मैसेज आया। देखा एक वीडियो को प्ले करते ही देखा किसी ने उसके कमरे में आके वीडियो करके उसके मोबाइल में भेज दिए और आखिर में एक हाथ उसके सर की बालों के ऊपर मंडराने लगी। और ये तब घटा था जब वो सो गए थे, लेकिन इसके बाद ही वो वीडियो अपने आप ही डिलीट हो गया। याकूब पूरी तरीके से सोच नहीं पाते कि वो अब क्या करेगा, लेकिन उसी टाइम पे रसोड़े के अंदर से आवाजें आती है। वो दूर खड़ा होकर रसोड़ी के दरवाजे पे नजर देते ही देखा एक काले पैर अपनी नाखून के जरिए फ्लोर के ऊपर घिसक रहे हैं और वो अपने नाखून को ही तोड़ दिए। ये देखते ही याकूब और ज्यादा डर जाता है। वो यहाँ पे आने से पहले अपनी दवाइयाँ जरूर ली थी, लेकिन वो इस हालत से किस तरीके से गुजरेगी इसीलिए वो तभी अपने डॉक्टर को फोन करते हैं। मार्विन कोलबर्ग को वो वॉइस मैसेज छोड़ दिए, लेकिन खुद को शांत करने के लिए वो अपने साथ दवाइयाँ लाई थी और उसी दवाइयाँ को एक कांच के ग्लास में पानी के जरिए पीने लगे। लेकिन पीने के बाद ही वो ग्लास की तरफ देखते ही देखा ग्लास में कीचड़ जैसे काले रंग के कुछ पदार्थ आ गए। हाथ से वो ग्लास नीचे पड़ के टूट गया और उसी टाइम पे उसके मुंह के अंदर से कुछ बाहर आने लगे। वो खींच के बाहर लाके जमीन के ऊपर फेंक दिए। देखा वो चल रहे थे। याकूब कुछ भी समझ नहीं पाते। उसी टाइम पे मिसेस लितवाक वहां पे आके कहा, ये तुम्हारे बुरे सपने नहीं, ये सब कुछ हकीकत है और ये किसी की सपने से जुड़े हुए। फिर बातों ही बातों में मिसेस लितवाक यहाँ पे अपने परिवार के बारे में याकूब को बताने लगी। वो अपनी बेटे के बारे में पूछी, अपनी पति के बारे में पूछी और कही, मैं अपने बेटे को बहुत दूर भेज दिए क्योंकि ये शहर में इंसान नहीं रहते, ईविल रहते हैं, मॉन्स्टर रहते हैं। इसके बाद मिसेस लितवाक नीचे गिलास की एक टुकड़ी हाथ में लेके उसे दबाते ही उसके हाथ से खून निकलने लगी। याकूब मना करता रहा, लेकिन मिसेस लितवाक वहां से उठ के ऊपर चली गई। मिसेस लितवाक वहां से जाने के बाद ही दूसरी आवाज याकूब को सुनाई दिए, कोई टीवी में कुछ सुन रहे हैं। उस आवाज के पीछे करते करते आखिर में बेसमेंट में जाके हाजिर हुए। देखा टीवी चल रहा है और वहां पे जवान मिस्टर रोबिन लितवाक यानी मिसेस लितवाक की पति बातें कर रहे हैं। टीवी के सामने वाली सोफे में जाके बैठ के वो सभी बातें सुन रहे थे। वो बातें इस कदर डरावनी थी कि मिस्टर रोबिन कह रहे थे, मस्जिद नाम की एक मॉन्स्टर है जो पूरी तरीके से इविल एंटिटी, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि मैं एक बार जंगल में युद्ध के टाइम पे पूरी तरह से कमजोर हो गया था और उसी टाइम पे वो मेरे ऊपर हावी हो गए थे। और ये मजिक तब तक उस शख्स का पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो उस शख्स को मार ना दे। वो उस शख्स को उससे दूर कभी नहीं जाने देता। ये कमजोर वाली बातें सुन के याकूब की मन में डर लगने लगा क्योंकि वो कमजोर है, वो ये जानता है। लेकिन बात तब आगे बढ़ जाती है जब याकूब देखा टीवी में मिस्टर रोबिन के पीछे ही बैठे हुए हैं मिसेस लितवाक। याकूब को टीवी के अंदर से ही बताई, तुम्हारे पीछे माजी खड़ा हुआ है। एकदम से ही याकूब की मन में करंट लगा। वो धीरे धीरे अपनी मुंह को पीछे फेरते ही एक हाथ काले रंग की उसे पकड़ने की कोशिश करा। ये देखते ही याकूब तुरंत ही वहां से उठ के ऊपर चले आए। ऊपर आने के बाद ही याकूब सोच नहीं पा रहे थे वो क्या करेगा और उसी टाइम पे फोन में फोन आते हैं। देखा डॉक्टर कोलबर्ग ने फोन किए। फिर फोन रिसीव करके डॉक्टर कोलबर्ग के साथ काफी देर तक
लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन बात ऐसी बातें होती है जहाँ पे कुलबार्ग इस बार याकूब से ये बातें सुनना चाहते थे कि वो क्या देखे, जो देखा उसका हुलिया कैसा था। लेकिन बातें करते करते आखिर में याकूब की मोबाइल में दूसरी कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करते ही कहा, मैं डॉक्टर कुलबार्ग कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी अभी मेल मिला। ये सुनते ही याकूब के दिमाग घूम जाता है, अगर ये कुलबार्ग है तो वो अब तक किसके साथ बातें कर रहे थे। डॉक्टर कुलबार्ग को होल्ड करके पहला वाला कुलबार्ग के साथ बातें करते ही एक लड़के की आवाज आने लगी और इसी टाइम पे याकूब को घर के अंदर किसी की भारी कदम में जाने की आवाजें सुनाई देते ही पीछे मुड़ के अपनी आंखों से देखा, सीढ़ी के जरिए कोई ऊपर चला गया। वो तुरंत ही सीढ़ी के करीब जाके मिसेस लिथवाक को बुलाते ही पीछे से मिसेस लिथवाक कही, क्या तुम चाय पियोगे? ये देखते ही याकूब कुछ भी नहीं कहते और उसी टाइम पे मिसेस लिथवाक कही, वो तुम्हें जाने नहीं देगा। फिर याकूब कहता है, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे और उसी टाइम पे मिसेस लिथवाक दोबारा वही बातें कहते ही याकूब कहा, वो कौन है जो हमें यहाँ से नहीं जाने देगा? मिसेस लिथवाक बताती है, उसका नाम मजीक। वो मजीक पहले मेरे पति के ऊपर हावी हो गया था जब तक वो मार ना जाए तब तक, और आखिर में मेरे पति की मरने के बाद वो अभी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही नर्म है। मिसेस लिथवाक के मुंह से ये सब बातें सुन के याकूब कुछ माइंड नहीं करते, अभी तो उसे यहाँ से निकलना है। लेकिन मिसेस लिथवाक कही, वो तुम्हें नहीं जाने देगा, अगर तुम यहाँ से निकल भी जाते हो तो वो तुम्हें घसीटते हुए दोबारा घर के अंदर लाएगा। और बिल्कुल यही चीज होती है याकूब के साथ। वो घर से निकल के जैसे ही 30-40 कदम गया था और उसी टाइम पे उसके हाथ पैर में वही क्रैकिंग होने लगी बोर्ड में और पैरालाइज्ड हो गया। वो नीचे गिर जाता है। गिर के ही वो देखा सामने वो मजीक पहुंच गया है, जिसकी शक्ल घूमी हुई है पीछे की तरफ, जिसके हाथ और पैर तो है लेकिन वो काफी डरावनी है। याकूब बहुत देर तक कोशिश करता रहा लेकिन वो एक कदम भी और आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद ही वो पीछे घर की तरफ चलते ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद याकूब जैसे ही सीढ़ी के ऊपर से घर के अंदर जाएगा तभी अचानक में याकूब के सामने वो मजीक पहुंच जाता है। देखते ही पीछे गिर जाता है और वो बेहोश हो गया। लेकिन जब भी याकूब की होश आता है वो देखा उसके जख्म के ऊपर किसी ने पट्टी बांध दिए, यकीनन मिसेस लिथवाक ने ही की होगी। ये देखते ही याकूब रोने लगते हैं और उसी टाइम पे नजर पड़ता है उस बिस्तर के ऊपर, देखा तो वहाँ पे मिस्टर रूबिन की लाश नहीं है। ये देखते हैं याकूब और ज्यादा रोने लगे। वो अब क्या कर सकता है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे आके फंस गया। वो तो कुछ पैसे कमाना चाहते थे। इसके बाद याकूब खुद को संभालने के लिए मोबाइल निकाल के सहरा को वीडियो कॉल करी। वीडियो कॉल पे दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे, लेकिन वहीं पे याकूब को देखने को मिली सहरा के रूम के पीछे वो मजीक पहुंच के सहरा को खींच के ले चले गए। याकूब रोने लगे, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे। लेकिन इसी टाइम पे याकूब दोबारा बिस्तर के ऊपर देखते ही देखा वो लाश बिस्तर के ऊपर चले आए और वो धीरे धीरे बैठ गया और उसकी दो आंखों से खून निकल आए और वहां से आवाज आई याकूब की भाई के गले में। याकूब अपने भाई को लेके दुखी थे ही, क्योंकि जिस दिन उसके भाई मारे गए थे वो कुछ नहीं कर पाए थे। अपने भाई को देखते ही जाके गले लगा लेता है और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। लेकिन बातें करते करते भ्रम तब टूटता है जब देखा वहाँ पे कोई नहीं है, चद्दर खाली है। यानी वो जो भी कर रहा था वो अपने भ्रम की वजह से कर रहा था या फिर कोई उसे ये काम करवा रहे थे। इतने में याकूब खुद को शांत करके दूसरी मंजिल में जाके मिसेस लिथवाक के साथ बातें करी। मिसेस लिथवाक को बताई कि आपका शुक्रिया, आपने मेरी जख्म पे पट्टी मारी। मिसेस लिथवाक कही, मैंने नहीं किए, मेरा पति रूबिन ने किए, जो अभी नीचे हॉल में बैठे हुए हैं। ये बातें सुन के याकूब को और ज्यादा आश्चर्य हुई। फिर मिसेस लिथवाक यहाँ पे और भी बातें बताते हैं, जैसे कि वो मजीक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें देखे ये सब कुछ काम करवा रहे हैं, वो तुम्हारा फायदा ले रहे हैं, जैसे वो बुरे पति रूबिन के साथ किए थे, जैसे सर्कस में किसी बंदर के साथ किया जाता है। इसीलिए तुम्हें लड़ना होगा। और यहूदी रीति के तौर पे सर में लगाने वाले एक यंत्र देके और कुछ चमड़े से बनी बेल्ट अपने हाथ में पहनने के लिए दिए। याकूब वो सभी कुछ अपनी सर में लगा लिए और हाथ में पहन लिए। आखिर में मिसेस लिथवाक कहती है, अगर नीचे मेरे पति को तुम्हें दिखाई दे तो उसे कहना। क्या कहना है ये बातें मिसेस लिथवाक बताती नहीं। इसके बाद ही
तैयार होके याकूब हाथ में मोमबत्ती लेके धीरे धीरे ऊपर से नीचे आने लगे। देखा नीचे की फ्लोर की बत्ती पूरी तरीके से बुझा दिए गए, गहरी अंधेरे छा गए और उसी टाइम पे याकूब को देखा दूर एक रोशनी जल उठी। धीरे धीरे उस रोशनी के करीब जाते हुए आखिर में याकूब को देखने को मिला वहां पे और कोई खड़े नहीं हुए, वो मजिक खड़ा हुआ है जिसके सर पीछे घुमा है, जिसके हाथ में उंगलियां बहुत ही बड़ी। याकूब को देखते ही वो मजिक तभी अपने सर को याकूब की तरफ मोड़ दिए। देखा उसके दांत बहुत ही बड़े और एक ही सेकंड के अंदर याकूब के सामने वो मजिक अपने रूप को ही बदल लिए, याकूब के छोटे भाई के रूप में बदल गया। लेकिन याकूब यहाँ पे रुकते नहीं, वो अपने मन में साहस लाके पूरी तरीके से ईश्वर की गुणगान करते हुए आखिर में उस मजिक के सर में आग लगा दिए और वो मजिक ईश्वर की इन पंक्तियों को सुनने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद सवेरा हो गया, लेकिन वो मजिक तभी भी ये घर छोड़ के नहीं गए थे, वो मिस्टर रूबिन के शरीर के अंदर घुस गए थे। याकूब देखा वो शरीर के अंदर से ही छटपट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए और उसी टाइम पे याकूब मिस्टर रूबिन के सर में हाथ रख के बार बार कहने लगे, इस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है शैतान, अब यहाँ पे कोई इविल नहीं रहेगा। और आखिर में ईश्वर की गुणगान करते हुए उस शैतान को इस दुनिया से दूर कर दिए और मिस्टर रूबिन के शरीर को आजाद किए। मिस्टर रूबिन को इस तरीके से आजाद किया जब वो पहले बार युद्ध में एक लड़की को मारने पे कतराए थे और वहां पे मजिक उसके ऊपर हमला किए थे। लेकिन इस दुनिया में अभी फिलहाल याकूब एक्सोर्सिज्म करके उस शैतान को शरीर से दूर किए और उस अतीत में भी वो मजिक मिस्टर रूबिन के शरीर को पकड़ते हुए आखिर में पकड़ नहीं पाते और वो मजिक धीरे धीरे पीछे हटते हटते जंगल की गहराई की कोहरे में चले जाते हैं। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। मिसेस लिथवक ऊपर से नीचे आई, अपने पति के शरीर के ऊपर हाथ बुलाते हुए कहने लगी कुछ दुख की बातें जो सिर्फ अपनी पत्नी ही अपनी पति को कहते हैं। इसके बाद मिसेस लिथवक याकूब को कही, मैं बाहर जाके कुछ देर तक सूरज की किरण में घूमना चाहती हूँ। मिसेस लिथवक बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ही सुलेम वहां पे पहुंच जाते हैं। बातों के मुताबिक याकूब को पैसे दे दिए गए। याकूब उन पैसों को लेके बाहर निकल गए, लेकिन पीछे गाड़ी पहुंच जाते हैं। अब बारी है उस लाश को दफनाने की और वही याकूब अपनी मोबाइल निकाल के सैरा को मैसेज कर दिए कॉफी पीने के लिए।